तो आज हम लोग आपके दूसरे लाइट चैप्टर में एक न्यू टॉपिक शुरुआत करेंगे, जहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि गोलीय दर्पण क्या होती है और गोलीय दर्पण से रिलेटेड जितनी भी कॉन्सेप्ट होगी वो सारी चीजें हम अच्छे से जानेंगे। ओके, तो देखिए पढ़ने का तरीका फिर से हम लोग का वही होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बाउंड्री क्रिएट करेंगे कि ठीक है गोलीय दर्पण पढ़ने के लिए किन छोटी छोटी चीजों की जरूरत है। आफ्टर इट फिर से हम अपना लेवल को हाई करते हुए तब जाकर के हम लोग पहुंच जाएंगे कि अच्छे आईआईटी लेवल में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बोर्ड लेवल के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। हाँ, ये जो टॉपिक है वो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो बोर्ड में आना ही आना, एक फिक्स क्वेश्चन आना है। अच्छा, यहाँ पर आपको देखिए क्या क्या पढ़ना है, पहले वो थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको यह पढ़ना है कि गोलीय दर्पण में कैसे कैसे प्रतिबिंब बनाया जाता है, प्रतिबिंब की क्या प्रकृति होती है, इन सारी चीजों को जानेंगे। पुनः आवर्धन के बारे में जानेंगे और दर्पण सूत्र को प्रूफ करेंगे। इन सारी चीजों को प्रूफ करने के बाद अच्छे अच्छे कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। आफ्टर डेट हम आगे जाएंगे तब जानना जाएगा। जैसे आप लोग 10th क्लासेस में क्या पढ़े होंगे, प्रतिरोध के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जहां पर पैरेलल और सीरीज पढ़े थे, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। उसी तरह से हम लोग यहाँ भी क्या करने वाले हैं, दो दर्पण को आपस में जोड़ेंगे, दो समतल दर्पण को, दो उत्तल दर्पण को, दो अवतल दर्पण को, एक समतल और उत्तल को अधिक जोड़ने के बाद देखेंगे कि प्रतिबिंब की प्रकृति में क्या प्रभाव होता है। और देखा जाता है कि ना जनरली देखो आपके बोर्ड में तो केवल एक दर्पण वाला क्वेश्चन आएगा, बट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 मिरर वाला क्वेश्चन है। कभी उत्तल को अवतल के साथ जोड़ देता है, समतल को उत्तल के साथ जोड़ दे देगा और बीच में ऑब्जेक्ट देगा और बोलेगा कि बताइए इसकी इमेज की क्या प्रॉपर्टी होगी और डिस्क्राइब कीजिए। ठीक है, वहां पहुंचेंगे धीरे धीरे। आफ्टर डेट फिर हम लोग पढ़ेंगे कटिंग ऑफ मिरर, यानी कि जो गोलीय दर्पण होगी उसको यदि कुछ पार्ट कट कर दिया, कभी बोलेगा हाफ पार्ट, कभी 1/3, कभी 2/3, यानी उसका कुछ भाग अगर कट कर दिया जाए, कट करके हटा दिया जाए तो उसके प्रतिबिंब पर क्या इफेक्ट होगी यह देखना है आपको। उसके बाद एक नई टॉपिक फिर से देखनी है कि स्पीड ऑफ या वेलोसिटी ऑफ इमेज इन द स्फेरिकल मिरर या गोलीय दर्पण में यदि आप फिर से देखोगे कि ऑब्जेक्ट को कुछ स्पीड दिया जाता है, कुछ वेलोसिटी दिया जाता है, तो प्रतिबिंब की वेलोसिटी क्या होती है। तो इस तरह से आपकी ये टॉपिक धीरे धीरे करके फिनिश हो जाएगी। ये टॉपिक थोड़ा टाइम लेगी, जिस तरह से हम लोग देखो घबरा के नहीं पढ़ना है, सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, ताकि जब पढ़ ली तो कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत हो। जो भी पढ़े अच्छा पढ़े और क्वेश्चंस लगाते रहें। ठीक है, और जो भी देखो समतल दर्पण आपका फिनिश हो चुका है, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपको ये करना चाहिए। आपके बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन आए हैं या आईआईटी नीट या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, सारे क्वेश्चंस को आपको क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए। बनाने के बाद जो भी दिक्कतें आ रही है वो जरूर आप ग्रुप में बताएं, या फिर से क्या कर सकते हो आप कमेंट में भी आपको पूछ सकते हो हम लोगों से। चलिए अब हम क्या करते हैं, स्फेरिकल मिरर की शुरुआत करते हैं। और स्फेरिकल मिरर को हिंदी में गोलीय दर्पण कहा जाता है। और 9th और 10th क्लासेस में आपने पढ़ा, इसके बारे में बहुत सारे पॉइंट्स आप जानते थे। देखिए 12th में करना है, उन सारे पॉइंट्स को जानना तो है, बट कुछ एक्स्ट्रा जानना है। और उस एक्स्ट्रा को जानने के लिए सबसे पहले जो छोटी छोटी चीजें हैं उन सारी चीजों को हम लोग जान लेंगे, क्योंकि देखिए हमें सबको लेकर के चलना है। हो सकता है वो सारी चीजें आपको आती हो, बट उससे रिवीजन भी हो जाएगा। हाँ, इन सारी चीजों में हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। हाँ, जहाँ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट होगी, जहाँ से क्वेश्चंस एराइज होते हैं, जहाँ फंस सकते हो एग्जाम में, वो आपको यहाँ पे अच्छे से बता दी जाएगी। चलिए तो हेडिंग डाला जाए। देखिए अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे समतल दर्पण, अब हमको क्या पढ़ना है, स्फेरिकल मिरर गोलीय दर्पण, यानी कि वैसी प्रवर्तक सतह जो किसी बड़े गोले की भाग होती है, यानी कि सच टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेज विच इज ए पार्ट ऑफ लार्ज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, लार्ज रिफ्लेक्टिंग स्फीयर, या कह सकते हैं बड़े गोले की एक भाग होती है, उसे हम क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। और इस स्फेरिकल मिरर को पुनः 2 पार्टों में कैटेगराइज किया गया है। देखिए एक चीज और है, इन जितनी भी आप छोटी छोटी पॉइंट्स पढ़ेंगे वो आपके बोर्ड में तो कभी नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें 10th में पूछी जाती थी। अब क्या है, बस उनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, एक रिवीजन लेना है। आफ्टर दैट अच्छे पॉइंट्स की तरफ हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो देखिए स्फेरिकल मिरर तो कुछ इस तरह से है। अब स्फेरिकल मिरर में देखिए यह मान लेते हैं कि एक परावर्तक सतह है जो गोल
क्या है, गोलक गोलक प्रवर्तक सतह है, मतलब कह सकते हो कि एक स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। दिस इज ए स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब एक गोला है जो प्रावर्तक है, मतलब कह सकते हैं कि यदि उस पर आपतित किरण आती है तो प्रावर्तन के बाद बाहर चली जाती है। अब देखिए इसको कट करने का तरीका, यदि आप इसको ऐसे कट कर देते हो, देखिए दो तरह से इसको हम कट कर लेते हैं और दोनों कटे हुए भाग को सेपरेट कर दिया जाता है। अब देखो क्या है कि लाइट को रिफ्लेक्ट होने के लिए वन सरफेस को क्या कर दिया जाता है, कलर्ड कर दिया जाता है, और कलरिंग करने के लिए जनरली मरकरी यानी पारे का और सिल्वर ब्रोमाइड का यूज करते हैं हम लोग। तो देखिए मानते हैं कि यदि आप इसका ए वाला पार्ट सिल्वर कर देते हो, रंग देते हो, और इसमें मानते हैं कि अंदर वाला पार्ट रंग देते हो, ओके, तो इसको बोला जाता है कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, एंड इसको बोला जाता है कॉन्वेक्स मिरर, दैट इज उत्तल दर्पण। यानी कि यदि आपकी प्रवर्तक सतह अंदर वाली पार्ट है, इसका मतलब कॉनकेव मिरर है, एंड आउटर वाली पार्ट है तो कॉन्वेक्स मिरर। इसका मतलब इसमें जो इंसिडेंट लाइट है इस साइड से आएंगी और रिफ्लेक्ट होकर चली जाएंगी, इस साइड से आएंगी और रिफ्लेक्ट होकर के चली जाएंगी, ओके क्या। तो यानी कि हमारी जो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, वह एक प्रकार की स्फेरिकल मिरर की एक पार्ट है। अच्छा अब क्या ध्यान देना है, देखिए यह आपके पास स्फेयर है यानी गोला है, तो इसका एक केंद्र है, ओके, तो इस केंद्र का नाम दिया गया है, इसको बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। यानी कि हमारी गोलीय दर्पण या अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण जिस गोले की भाग होती है उसका जो केंद्र होता है उसी को बोलते हैं वक्रता केंद्र, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इन सारी पॉइंट्स को लिखने की जरूरत नहीं, बस आपको जानना चाहिए कि ठीक है सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं किसको, तो बोलेंगे कि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण जिस बड़े गोले की भाग होती है उसका जो केंद्र होता है उसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए आपके पास 3 मिरर हो गई, एक प्लेन मिरर, समतल दर्पण, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि समतल दर्पण, अवतल दर्पण एंड उत्तल दर्पण। अब देखिए एक चीज का क्या ध्यान रखना है कि कभी कभी ना इसका तो केंद्र है, इसका भी केंद्र और इसका भी कहीं नहीं कहीं ना कहीं केंद्र होगा। अब इन सभी चीजों में एक पॉइंट और नई पॉइंट क्या क्या जाननी है, तो सबसे पहले देखिए जो आप गोलीय दर्पण पढ़ोगे उसमें सबसे पहला पॉइंट आपको जानना था सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता केंद्र, ओके। सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, वक्रता केंद्र। अब क्या जानना है, पोल, उसके बाद क्या जानना है, वक्रता त्रिज्या। उसी तरह से आपको जानना है फोकस, उसके बाद आपको जानना है 5th नंबर में अपर्चर,
यानी कि द्वारक। और बहुत सारी छोटी छोटी पॉइंट जाननी है, बट इतने सारे पॉइंट को हमको जानना है कि देखिए उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में ये सारी पॉइंट्स क्या होती है। ये प्लेन मिरर है, कॉनकेव मिरर है और ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो फर्स्ट पॉइंट तो हम लोग जान चुके हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होती है। सेकेंड पॉइंट हम जानते हैं पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, उसके बाद हम जानेंगे ध्रुव क्या होती है। तो देखिए एक ही मिरर लेते हैं, इसको हम लास्ट में इस पे आपको बता देंगे, बट बस एक पे हम देखते हैं कि क्या क्या है। तो देखिए हमारे पास एक अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है, और आपको पता है कि कॉनकेव मिरर किसी न किसी बड़े गोले की एक भाग होगी। तो इसका जो सेंटर होता है उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। और देखिए वक्रता केंद्र से जो सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ है, ठीक है, ठीक है, या सिंपली कर सकते हो कि चूंकि यह एक कर्व है, यह एक वृत्ताकार पथ है, कर सकते हो कि गोलीय पथ है, तो यहाँ से सभी पॉइंट की दूरी क्या होगी, आपस में एक समान होगी। तो देखिए यहां से जो एक लाइन ड्रॉ करते हो, और यह हो गया पॉइंट पी, इसको बोला जाता है पोल, ध्रुव बोलते हैं। तो देखिए और यह आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर थी, वक्रता केंद्र। तो ध्रुव से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो दूरी होती है उसी को बोला जाता है वक्रता त्रिज्या। और ध्यान रखिए यह जो पॉइंट पी है यह कहीं भी हो सकती है, प्रवर्तक सतह पर कहीं भी हो सकती है, ऐसा है नहीं। एक चीज का हमेशा ख्याल रखेंगे कि जो ध्रुव होती है, ध्रुव किसको कहते हैं, तो ध्रुव इज द मिडिल पॉइंट या सेंटर, कह सकते हैं कि किसी भी प्रवर्तक सतह का मिड पॉइंट होता है। जैसे यदि आपकी प्रवर्तक सतह इतनी बड़ी है तो इसका जो बीचों बीच वाला पॉइंट होगा उसको ध्रुव बोला जाता है। दिस इज पोल। यहाँ वाली पॉइंट को कभी पोल नहीं बोलोगे, यहाँ वाली पॉइंट को कभी पोल नहीं बोलोगे। इसका मतलब जो ध्रुव होती है, मान लेते हैं कि यह हमारी मिरर है, दर्पण है, तो ध्रुव जो होती है वह सेंटर ऑफ द मिरर, यानी यह जो मिरर है उसका सेंटर, मतलब वहां से एबव जितना मिरर का पार्ट होगा उतना ही बिलो मिरर का पार्ट होगा। इसका मतलब यह पोल है, बट दिस पॉइंट इज नॉट अ पोल, दिस पॉइंट इज नॉट अ पोल। आपको क्या जानना है कि यदि यह ध्रुव है और यह जो दर्पण है जिस गोले का भाग है उसका केंद्र मानते हैं यहाँ है सी, तो देखिए इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसी को बोला जाता है वक्रता त्रिज्या। और इसको बोलते हैं ध्रुव, इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। और इसको हम किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर। तो के सेंटर को सी से, ध्रुव को पी से और वक्रता त्रिज्या को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या था आपको जानना। एक और पॉइंट देख लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है कि यदि हमारी यह कॉनकेव मिरर है और यह आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यह आपकी पोल है, तो ये जो लाइन होती है यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल को मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है उसी को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष, ठीक है। और ये जो दूरी है उसको तो वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। अच्छा, और इसी तरह का फिगर एक कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में कुछ इस तरह से हो जाएगा। यह आपकी ध्रुव है, यह आपकी सेंटर है, तो इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। और यह जो लाइन होती है उसको बोलते हैं क्या, प्रधान अक्ष और प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। अपर्चर या कहते हैं दर्पण का द्वारक। अब देखिए दर्पण का द्वारक का क्या मतलब है। यदि यह हमारी अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है, तो कहा जाता है कि कॉनकेव मिरर की जो टोटल लंबाई है, मतलब यहां से लेकर के यहां तक
यानी कि अप टू डाउन जो लंबाई है, लेंथ है, उसी को क्या बोला जाता है, दर्पण की द्वारक बोली जाती है। और सिंपली कह सकते हैं कि द्वारक का मतलब ये हुआ, जैसे देखिए आपके घर में बाउल होगा, कटोरा होगा, तो देखिए कुछ इस तरह से है, तो कह सकते हैं कि द्वारक का मतलब सिंपली कह सकते हो सिंपली फाटक की तरह, कि इससे कितनी लाइट और आ सकती है, कितने रीजन में, कितने क्षेत्र में आ सकती है, और इसी को समझा जाता है कि यह जो लंबाई है उसी को बोलते हैं एपरेटस और दर्पण का द्वारक बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना है कि देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से फिगर बनेगी। एपरेटस हो गया क्या, दर्पण का द्वारक, यानी कि दर्पण की जो कुल लंबाई है उसको बोला जाता है दर्पण का द्वारक। बट एक पॉइंट यहाँ पे क्या ध्यान दीजिएगा जरा देखिए तो, अब यहाँ क्या है, आपके घर में जो बाउल होती है, कटोरा, या सिंपली कह सकते हैं आपके घर में छोटी सी इतनी बड़ी कोई बाउल है इस शेप की, तो देखिए आपको क्या है कि अप पॉइंट और डाउन पॉइंट को मिलाकर के एक सर्कल ड्रॉ किया गया है। वहां पे भी आप देखिएगा कि क्या एक सर्कल बना हुआ है, और यही जो रीजन है, ये जो रीजन है या कह सकते हो क्षेत्र है, उस रीजन में आपकी क्या है, लाइट रेज क्या होती है, इंसिडेंट होती है, आपतित होती है, प्रकाश की किरण इसी तो मतलब क्षेत्र में क्या होगी, आपतित होगी। अच्छा, अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि या तो दर्पण, यह ध्रुव, यहाँ पे कहीं ना कहीं सेंटर होगा, और ध्रुव से सेंटर के बीच की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। सही है। अच्छा, यह टोटल मान लेते हैं, इसका नाम m और n है, तो mm की जो लंबाई है उसको बोलते हैं क्या, दर्पण का द्वारक या अपर्चर ऑफ द मिरर। अब देखिए एक चीज और ध्यान देना है, यहाँ पर जो आपका, जैसे आप घर में बाउल रखे होगे तो देखिएगा उसका जो आउटर पार्ट है वहां पे एक वृत्ताकार पथ बनेगी, तो उसकी भी तो कोई ना कोई त्रिज्या होगी। तो यही जो त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ की लंबाई, यह जो त्रिज्या है इसी को बोला जाता है अपर्चर रेडियस, द्वारक की त्रिज्या। ठीक है। तो कभी कभी आपके से पूछा जा सकता है कि बताइए द्वारक का क्षेत्रफल कितना है, तो आपको कैसे समझना होगा, चूंकि यहाँ पे वृत्त बन रही है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और आप उसे आसानी से निकाल सकते हो। चलिए अब हम आगे चलेंगे, कुछ और पॉइंट जानेंगे, और ये छोटी छोटी पॉइंट्स एग्जाम के लिए अब इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जानना जरूरी है, क्योंकि आपको जब न्यूमेरिकल और जब हम दर्पण सूत्र सारी जो चीजें प्रूफ करेंगे तो वहां पे इन सारी चीजों का मतलब जानना होगा कि कहां से कहां की दूरी को क्या बोला जाता है, किस बिंदु का क्या नाम है। चलिए, अब जो इम्पोर्टेंट है वह क्या है, इसको थोड़ा हम टाइम दे करके अच्छे से पढ़ेंगे, और इसको आपको नोट भी करना चाहिए। फोकस। अच्छा, अब देखिए 10th क्लासेस में आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा कि F इक्वल्स टू R/2, यह थी वक्रता त्रिज्या, यह था फोकस की दूरी। तो फोकस दूरी इक्वल टू वक्रता त्रिज्या बटा हाफ, मतलब वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। बट यहाँ पर यदि आप यह जानते हो तो देखो इसमें इसके लिए कंडीशन है, क्योंकि 10th क्लासेस में क्या था, 10th क्लासेस में हमने यह देखा था कि वहां पर देखो सारी कंडीशंस को जानना नहीं था, उसका लिमिट सिलेबस फिक्स था कि इतने ही से क्वेश्चन आने। बट आप जब 12th क्लासेस में चले गए हो तो 12th क्लासेस में जाने के बाद आपको क्या देखना है कि इस फॉर्मूले को लगाने के लिए क्या कंडीशन होती है। अगर आप यह फॉर्मूला बार बार लगा देते हो बिना कंडीशन जाने तो आपकी गलत होने की चांसेस काफी ज्यादा है। ठीक है, अभी तो यहाँ पहुंचेंगे, सबसे पहले फोकस के बारे में जानते हैं। तो देखिए फोकस किसे कहते हैं, तो प्रधान अक्ष के समानांतर गोलीय दर्पण में, चाहे वह अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, तो प्रधान अक्ष के समानांतर जब भी लाइट रेज इंसिडेंट होती है तो प्रवर्तन के बाद प्रधान अक्ष किसी न किसी एक बिंदु पर मीट करती है, और उसी बिंदु को क्या बोला जाता है, फोकस बोला जाता है। ओके, यानी कि द लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द concave or convex mirror meet at a point on the प्रिंसिपल एक्सिस एंड दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। यानी कि प्रधान अक्ष के समानांतर गुजरने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं दर्पण से प्रवर्तन होने के बाद एक निश्चित बिंदु पर मीट करती है, और उसी बिंदु को हम फोकस कहते हैं। अच्छा, अब फोकस कहने के बाद एक चीज और जानना है, थोड़ा सा और जान लेते हैं कि फोकस दूरी किसे कहते हैं, यानी फोकल लेंथ। फोकस को कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, अपर्णय है फोकल लेंथ, फोकस दूरी इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ है क्या, तो फोकल लेंथ के बारे में क्या देखा गया कि पोल से लेकर के फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज नन द फोकल लेंथ, फोकल डिस्टेंस। अच्छा, एक चीज और हमेशा ध्यान रखिए कि अभी तक जितने भी हम स्फेरिकल मिरर के बारे में, चाहे उत्तल दर्पण हो अवतल दर्पण हो, सारी डिस्टेंसेज हम कहां से मेजर कर रहे हैं, पोल ऑफ द मिरर, मिरर के पोल से ही मेजर कर रहे हैं। अब देखो हमने पढ़ा था F इक्वल्स टू R बाई 2, उसके लिए थोड़ा कंडीशन जान लेते हैं और यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस है, अच्छे एग्जाम से पूछे जाते हैं। अच्छा, आपके बोर्ड में क्या पूछा जाता है वो भी देख लेंगे, बट अगर यदि आप वह फॉर्मूला जो अभी आपके बोर्ड पे बताया जाएगा वो अगर ध्यान रखते हो तो आपका इस टाइप के भी क्वेश्चन बनेंगे, और जो इस टाइप से नहीं बन सकते हैं वो भी क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने देखा कि फोकस, तो फोकस के बारे में ठीक है, एक चीज तो सबको जानता है कि प्रधान अक्ष के समानांतर गुजरने वाली किरण प्रवर्तन के बाद एक निश्चित बिंदु पर मिलती है जिसे फोकस कहते हैं, बट वहां पर कुछ गलतियां हैं। ठीक है, वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स क्या है कि कोई जरूरी नहीं है कि सभी प्रधान अक्ष की समानांतर गुजरने वाली किरण प्रवर्तन के बाद एक ही बिंदु पर मिले। ओके, फिर से समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि जैसे आप अगर पढ़ के यहाँ रखे हो कि प्रधान अक्ष के समानांतर गुजरने वाली किरण प्रवर्तन के बाद एक बिंदु पर मीट करती है, उससे हम क्या बोलते हैं, फोकस। ओके, तो दिस इज नॉट सर्टेन, हमेशा यह सही नहीं है, कुछ ही कंडीशन के लिए सही है, बट यदि हो सकता है बहुत सारी वे हैं, इसका कुछ यहाँ पे कट करे, कोई यहाँ पे कट करे, कोई जरूरी नहीं कि सभी की सभी पॉइंट्स एक ही बिंदु पे कट करे। अब आप जो पढ़ के आए हो 10th क्लास में, वहां पर कुछ कंडीशन था और आप उसे रट लिए और उतना ही जानना था वहां पर, बट आईएससी में जानना। बट प्रॉब्लम क्या होती है, लोग 10th वाला ही पढ़ के अपने आप को समझ लेता है कि चलो मैं तो जान गया, बट आपको जानना है इन सारी पॉइंट्स को। तो चलिए देखते हैं, इसको जानने के लिए कुछ पॉइंट्स जानने होंगे। जैसे देखिए, आपके पास दो तरह की किरण होती है, एक होता है पैरेक्सियल रे और एक होती है मार्जिनल रे। अब इन दोनों का मतलब समझ लीजिए। देखिए, पैरेक्सियल रे उस किरण को कहा जाता है जो प्रिंसिपल एक्सिस या कह सकते हो प्रधान अक्ष के काफी नजदीक होती है, या सिंपली कह सकते हैं कि वैसी दर्पण जिसकी जो द्वारक होती है या कह सकते हो अपर्चर होती है वह काफी स्मॉल होती है। जैसे यहाँ देखिए, इसका द्वारक क्या है, काफी स्मॉल है, तो इससे जितनी भी आपतित किरण होगी दर्पण प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर, वे सभी दर्पण से प्रवर्तन होने के बाद एक ही निश्चित बिंदु पर मीट करेंगे। यानी पैरेक्सियल रे उस किरण को कहा, इस दर्पण की द्वारक बहुत ही कम होती है और उस दर्पण में जब समानांतर किरण गुजरती है तो प्रवर्तन के बाद एक निश्चित बिंदु पर मिलेगी, और जब एक निश्चित बिंदु पर मिलती है उसी बिंदु को हम फोकस कहते हैं। और पैरेक्सियल रे कैसी रे होती है, जो प्रधान अक्ष के काफी नजदीक से गुजरती है। ओके, क्या अब देखिए, इसीलिए आप देखे होंगे कभी भी क्वेश्चन बनाते होंगे तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है वो mm में दी होती है। बहुत रेयर केसेस में आपने देखा होगा कि सेंटीमीटर में दी है, तो उस केस में आपकी ये जो अपर्चर रेडियस होती है वो काफी बड़ी होती है और तब आप आसानी से लगा देते थे F बराबर R/2, F इक्वल्स टू R/2। बट अब यहाँ देखिए, एक होती है मार्जिनल रे। मार्जिनल रे का मतलब क्या है कि वैसी किरण जो प्रधान अक्ष से काफी दूरी से या प्रधान अक्ष के सापेक्ष में उसकी दूरी काफी बड़ी होती है, तो उसको बोलते हैं मार्जिनल रे। ठीक है, अच्छा, मार्जिनल रे जैसे यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि आपकी दर्पण है या आपकी प्रधान अक्ष है। अब देखिए, कुछ किरण इस तरह से गुजर रही है। अब क्या है कि यह प्रवर्तन होने के बाद यहाँ मिलेगी, कोई जरूरी नहीं कि यह प्रवर्तन, सॉरी चलिए कि यहाँ पे रे ले लेते हैं। तो देखिए, आप क्या देखा गया, पहले इन दोनों किरण को देखिए, यह क्या है, प्रधान अक्ष के काफी नजदीक है। क्यों? क्योंकि इसका अपर्चर या जो है वक्रता कह सकते द्वारक वह बहुत छोटी है, बट इसकी द्वारक क्या है, बहुत ही बड़ी है। तो जब द्वारक बहुत बड़ी है और आप देख सकते हो कि यह दोनों जो किरण है प्रधान अक्ष के समानांतर तो है,
और आप कॉन्सेप्ट नहीं जानते हो तो आप क्या देखोगे कि यह दोनों किरण प्रवर्तन के बाद एक ही बिंदु पर मिलेगी, बट ऐसा नहीं है। जब मार्जिनल रे होगी मतलब प्रधान अक्ष के दूरी से गुजरेगी, उस केस में प्रवर्तन के बाद सभी एक बिंदु पर नहीं मिलती है। बट जब आपको पेरेंजियल रे होती है तो प्रवर्तन के बाद एक ही बिंदु पर मिलती है। और आपके बोर्ड के एग्जाम में, 12th के एग्जाम में का लेवल यहीं तक है, बट आईआईटी इसको टच कर देता है कि आप इसे पढ़ के आए हो कि नहीं। क्या अगर आप ओवरलट के आए हो कि सब समानांतर किरण आकर के फोकस पे मिलती है तो आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। चलिए इसको समझने के लिए अब हम देखते हैं कि जैसे देखिए यहाँ पर तो F बराबर r/2 सही है, बट यहाँ पे F इक्वल्स टू r/2 गलत है। ओके ना, इसीलिए 10th में यहीं तक पढ़ना था आपको F बराबर r/2, बट आप आईएससी में चले गए हो तो वहां पर इसको भी जानना है कि मानते हैं कि कोई रे ऐसी होगी जो प्रधान अक्ष के काफी दूरी से, प्रिंसिपल एक्सिस के काफी डिस्टेंस से गुजर रही होगी, उस केस में क्या कंडीशन होती होगी। तो उस केस में एक कंडीशन है कि रिफ्लेक्शन के और सभी एक पॉइंट पे मीट नहीं करेगी। जब एक पॉइंट पे मीट नहीं करेगी तब आपसे कोई पूछेगी कैसे आप फोकस दूरी निकालोगे, तो यहाँ पर अगर आप F बराबर r/2 कर देते हो तो आप गलत होंगे। अब देखते हैं कि क्या रिलेशन होती है। यानी कि किसी तरह की किरण हो, पेरेंजियल रे हो या कह सकते हो मार्जिनल रे हो, दोनों के लिए एक ही रिजल्ट आएगा। उसको ध्यान रखोगे तो यहाँ भी लगा सकते हो और यहाँ भी लगा सकते हो। इसीलिए हमेशा जिंदगी में जनरल चीज पढ़ना चाहिए कि पढ़ लिया तो ना यहाँ गलती होगी ना वहां गलती होगी। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब धीरे धीरे हम क्या हो रहे हैं, अच्छे पॉइंट्स की तरफ आ रहे हैं, तो आपको धैर्य बनाए रखना होगा। अदरवाइज सिंपल तो हम भी नहीं पढ़ा पाएंगे। हम बस एक ही चीज जानते हैं, हमारा काम ही अच्छा, मतलब जो भी हम जानते हैं, जितना जानते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का लेवल हमने देखा है और हमने जाना है कि किस लेवल्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हमेशा टच में रहते हैं। तो देखते रहते हैं कि वो जो आप यहाँ तक पढ़ रहे हो ना, उससे आप बोर्ड निकालोगे। बोर्ड तो ऐसे भी आजकल तो बोर्ड का कहना ही नहीं है। ओके, अब देखते हैं। थोड़ा फोकस दूरी, फोकल लेंथ का कॉन्सेप्ट अच्छे से जानते हैं। फोकस दूरी चलिए देखिए, हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है MN, जिसका पोल कितना है P, पोल को P से रिप्रेजेंट किया गया है, जिसकी वक्रता केंद्र को C से रिप्रेजेंट किया गया है। अब देखिए आप क्या करो, यहां से आपतित किरण को भेजते हैं और यह प्रवर्तन के बाद मानते हैं कि एक बिंदु से गुजर जाती है। माना कि यह बिंदु है, इसका F है। अभी हम यहाँ नहीं जानते, किसी को फोकस बोलते हैं और इस दूरी को फोकल लेंथ। हमने बस यह मान लिया है कि एक आपतित किरण आती है और यहाँ से प्रवर्तन होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस या कह सकते हो प्रधान अक्ष को इस बिंदु पर, F को नीचे लिख देते हैं, F से कट होने के बाद गुजर जाती है। अच्छा, ऐसा करते हैं। एक चीज तो आप जानते भी होंगे कि वृत्त में क्या है, वृत्त की केंद्र और से वृत्त की जो त्रिज्या होती है परिधि पर क्या होती है, लंबवत होती है। यानी कि कह सकते हो कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द कर्वेचर या रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द सर्कमफ्रेंस। परिधि पर चाहे यहाँ खींचिए चाहे यहाँ खींचिए, कहीं पे भी खींचोगे वो अब क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। अच्छा, अब देखिए जरा, यह आपतित किरण या परावर्तित किरण, तो यहाँ पर हम अभिलंब ड्रॉ कर देते हैं। दिस इज माई अभिलंब, कर सकते हो। अच्छा, और आपको पता है कि चूंकि यह एक दर्पण है तो दर्पण में जितना आपतन कोण होगा उतना ही प्रवर्तन कोण होगा। अब देखिए, यह एम था, इसका नाम दे दीजिए आप लोग ए। जरा सा ट्रायंगल को देखेंगे, यह पॉइंट है F, यह पॉइंट है C और यह पॉइंट है A, CAF। जरा से एक चीज देखिएगा, तो यह लाइन और यह लाइन कुछ इस तरह से शेप बना रही है, तो जितना एंगल यह होगा वही एंगल यह होगा। यह एंगल थीटा है तो यह भी एंगल कितना हो जाएगी, थीटा हो जाएगी।
तो यहाँ पर अगर थीटा है तो यह भी एंगल कितना है, थीटा है। अच्छा, अब आप देख सकते हो इस दोनों इस ट्रायंगल को देखिएगा CAF, अगर दो एंगल सेम है, ठीक है, यानी कि यह साइड और यह साइड का लेंथ सेम होगा। और आपने 10th क्लासेस में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में किसी अपने शीर्ष से परपेंडिकुलर डालते हैं तो वह सामने वाली साइड को दो इक्वल भागों में डिवाइड कर देती है। ओके, यानी कि कुछ इस तरह से है, अगर यह एंगल और यह एंगल थीटा है, यह भी थीटा है, तो सामने वाली साइड से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये दो भागों में क्या करती है, नीचे वाली साइड को डिवाइड कर देती है। यह यदि x है तो यह भी कितनी हो जाएगी, x। यह 10th की प्रॉपर्टी है। ओके, और ये सारी चीजें हम लोग को 10th के मैथमेटिक्स में पढ़नी थी। अब जरा सा देखिए, हम भी वही काम करते हैं। हम क्या करते हैं कि इस F बिंदु से AC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, लंबवत। ओके, क्या यानी कि इसको, इस फिगर को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। देखिए यही है क्या, लंबवत हमने ड्रॉ कर दिया, और यह F और यह है A और यह है C, यह एंगल थीटा और यह भी एंगल थीटा। अब जरा सा कुछ पॉइंट्स को देखिए जरा यहाँ पे इस फिगर में देखिए, CP वक्रता केंद्र से पोल के बीच की दूरी को हम R कहते हैं क्या। अच्छा, अगर यदि यह R है तो CA कितना होगा, C से लेकर के A के बीच की दूरी, अभी तो अगर यह त्रिज्या है तो यह भी क्या होगी, त्रिज्या होगी। इसका मतलब यह भी क्या है, R है। ओके, यानी दोनों पॉइंट्स हम समझ चुके हैं। चूंकि यहाँ से ना एक वृत्त है, अगर इसको हम R बोलते हैं तो इसको भी R ही बोलेंगे, इसको भी R ही बोलेंगे। वही यहाँ पर भी है, अगर CP तो C से P के बीच की दूरी को कैपिटल R बोलते हैं, तो C से A के बीच की भी दूरी कितनी हो जाएगी, कैपिटल R हो जाएगी। ओके, तो यानी कि अगर C से A के बीच की दूरी टोटल दूरी है कैपिटल R, तो ये जो आपको पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज जो परपेंडिकुलर होती है वो दो इक्वल भागों में डिवाइड करती है, तो यह हो जाएगी R/2 और यह भी कितनी हो जाएगी, R/2। ओके, क्या CF, इसका B नाम दे दीजिए। अब एक काम और करते हैं, अब इस छोटे वाले ट्रायंगल को बाहर लेते हैं। ये जो छोटी वाली ट्रायंगल है वह कुछ इस तरह से है। F, C and B, and this angle is theta and this distance is R/2। तो देखो तो जरा सा इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल CBF में cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, यानी कि आधार बाई कर्ण, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, R/2 बटा CF। सही है। अच्छा, तो यहां से यदि हम चाहें कि CF निकालें तो देखिए, तो CF बराबर कितना हो जाएगा, R/2 cos थीटा। ओके, यानी कि हमें क्या मालूम हो चुका है, C से लेकर के F के बीच की दूरी, और वह वैल्यू कितना है, R/2 इंटू cos थीटा। अब चलिए हमें देखिए ऐसा कुछ पॉइंट लिखते हैं, CP, C से लेकर P के बीच की दूरी, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, CF प्लस PF, FP लिखी, CA प्लस FP। सही है, यानी CA प्लस हमने FP लिख दिया, CA प्लस FP लिख दिया। अब देखिए CP को क्या बोलते हैं, सेंटर से लेकर के पोल के बीच की दूरी को हम कैपिटल R। अब देखिए CF का वैल्यू अभी निकल चुका है, R/2 cos थीटा प्लस F इंटू P। और यदि यह पॉइंट F है और यह P है, तो अगर हम मान लेते हैं कि यही मेरा फोकस है, तो फोकस से पोल के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी बोलते हैं। तो क्या हम यहाँ से यहाँ की दूरी को F बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। यहाँ से F लिखेंगे और यहाँ से फिर आपको देखिए क्या मिलने वाला है, F इक्वल्स टू, इसको इधर ले जाइए, R माइनस R/2 cos थीटा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आप 10th क्लासेस में पढ़ के आए हो ना, F इक्वल्स टू R/2, वह कहीं ना कहीं यहीं से आया था।
बट आपको ये सिमो नहीं पढ़ना है, वो तो जानना है। आपको यह फॉर्मूला याद रखना है कि फोकस इज इक्वल्स टू क्या, r माइनस r बाई 2 cos थीटा। यहाँ थीटा क्या है, तो थीटा इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण या कह सकते हो प्रवर्तन कोण। यानी कि दिस इंपॉर्टेंट फॉर्मूला शुड बी रिमेम्बर्ड, इसको याद ही रखें तभी जाके अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे। अच्छा अब देखिए, ठीक है ये रिजल्ट तो हमें समझ में आ गया। अब देखो जब तक इस पे आप एक दो क्वेश्चन नहीं करोगे तो आपको ये फील नहीं होगा, बस आप बार बार आपको ही लगाते रहोगे a बराबर r बाई 2। यदि आप क्वेश्चन 2 कर लोगे आपको समझ आ जाएगा कि यस सर इसको जानना जरूरी है, अदरवाइज हमारी गलतियां हो सकती हैं। तो ठीक है, इस रिजल्ट को हम अच्छे से स्टार बॉक्स में लिख देते हैं। आपको देखो कभी भी आपको खुद से पेन पेपर लेके बैठो तो रे डायग्राम डिनोट करो, खुद से बनाओगे तभी जाकर के समझ आएगी, अदरवाइज लास्ट में तुमको रटना होगा और रट के अच्छे एग्जाम्स नहीं पास कर सकते बोर्ड केवल। देखिए जरा यहाँ पर हमारा रिजल्ट क्या आया कि f इक्वल्स टू r माइनस r बाई 2 cos थीटा। और देखिए इसमें एक केस लेते हैं, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, मतलब कह सकते हैं कि जो कोण थीटा है वो बहुत छोटी है। थीटा इज वेरी स्मॉल, और आपको पता है कि cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, यानी इसको हमेशा कह सकते हैं कि थीटा बहुत स्मॉल है तो थीटा इज वेरी वेरी अप्रॉक्स कितना डिग्री 0 डिग्री। तो जरा इसमें डालिए तो f बराबर r माइनस r बाई 2 cos 0, और आपको पता है cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1। तो देखिए तो r माइनस r बाई 2 इक्वल्स टू r बाई 2, और यही आप 9th में पढ़े हो। और अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ोगे तो लास्ट में भी आपको बस इतना ही पढ़ा के छोड़ दिया जाता है कि f इक्वल्स टू r बाई 2। यानी कि कंडीशन क्या है कि जब आपतन कोण बहुत बहुत छोटा होती है उस केसेस में आपको क्या देखने को मिलेगा कि f बराबर r बाई 2, और यह किसके लिए होती है, जिसकी द्वारक कम है और जो पैरेक्सियल है। दो न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद आपको क्या हो जाएगी, ये सारी कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगी कि ठीक है इस फॉर्मूले को हम क्यों पढ़े, अदरवाइज वो फॉर्मूला से भी आपका क्वेश्चन तो बन ही जाएगा a बराबर r बाई 2, क्योंकि आपके सिलेबस में 90% बोर्ड में वही आता है। बट आपके बोर्ड के ऊपर सोचोगे तो बिना ये फॉर्मूला पढ़े आप अच्छे क्वेश्चंस नहीं कर सकते। देखिए बस सिंपली हम आपको दो न्यूमेरिकल देते हैं, आप खुद से सोच के देखना कि यस दिस इज इंपॉर्टेंट और नॉट। जैसे यहाँ देखिए, मानते हैं कि एक अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या दी हुई है 20 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए फोकल दूरी यानी फोकस दूरी कितना होगा। तो आपने पढ़ा है 10th क्लासेस में कि a बराबर r बाई 2, तो 20 बाई 2 इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो चलिए ये तो सही है आपके लिए, पर अब देखिए क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। मतलब एक अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r का वैल्यू मानते हैं कि 10 सेंटीमीटर है। यह आपकी प्रधान पोल है, यह प्रधान अक्ष है और यह केंद्र है, यानी वक्रता त्रिज्या का वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। और आपके क्वेश्चन ने क्या किया है कि दे दिया कि देखिए आठ सेंटीमीटर की दूरी से एक आपतित किरण जा रही है और प्रवर्तन होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से गुजर गई, और गुजर जाने के बाद आपसे यह गुजर जाती है तो इसको फोकस बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। तो आपसे पूछा जाएगा कि दिए गए प्रश्न में, दिए गए फिगर में यदि कॉन्केव मिरर और अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो बताइए इसकी वक्रता कह सकते हैं, बताइए इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो आपके तुरंत में दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि अच्छा एफ निकालना है, आर दिया है एफ इक्वल्स टू आर बाई 2, बट आप गलत कर गए। क्यों गलत कर गए यहाँ पर, क्योंकि ध्यान आपने नहीं दिया कि यह जो किरण है वह कैसी किरण है। चूंकि इसकी दूरी देखो, यह वक्रता त्रिज्या है 10 और कितनी दूर से आ रही है 8 सेंटीमीटर, इसका मतलब इसकी द्वारक तो बड़ी है, ठीक है द्वारक है, द्वारक के सापेक्ष इसकी दूरी काफी बड़ी है, या कह सकते हैं एक मार्जिनल रे है। और जब भी मार्जिनल रे होती है उस केस में यदि आप वह फॉर्मूला लगा देते हो तो आपका काम आपका गलत हो जाएगा आंसर। अब देखिए वहां पर यदि ऑप्शन में क्या रहेगा, देखिए 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, तीसरा रहेगा 3 सेंटीमीटर और फोर्थ रहेगा जो आंसर है जो अभी हम निकालेंगे। अब देखिए बहुत बच्चे क्या कर देते हैं एग्जाम में जाने के बाद तुरंत जाएंगे देखेंगे कि अच्छा f इक्वल्स टू r बाई 2
10/2 5 सेंटीमीटर, बहुत खुश हो जाएंगे क्योंकि इतना हल्का क्वेश्चन पूछ दिया है। बट आपने गलत कर दिया यहाँ पे, क्योंकि हल्का क्वेश्चन ही है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। छोटे छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम यही करता है, इसलिए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन पे टाइमिंग कम होते हैं। ऐसे क्वेश्चन से देखें a=r/2, फर्स्ट ऑप्शन आपका इंतजार कर रहा है और जैसे ही आप लगाओगे निगेटिव में चले जाओगे। अब चलते हैं इसका आंसर कैसे होगा। तो जो आप फॉर्मूला जानते थे, क्या जानते थे कि जैसे ही देखेंगे अच्छा इस दूरी, यहाँ दूरी इसके सापेक्ष में बड़ी लिख रही है तो हम तुरंत यह फॉर्मूला निकालेंगे, f=r-r/2 cos थीटा। r का तो वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर, हमारा काम क्या है, हमारा काम है cos थीटा का वैल्यू निकालना। तो cos थीटा का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो याद होगा पिछले वाले फिगर में, पिछले वाला फिगर कुछ इस तरह से था और यही एंगल क्या थी, थीटा थी। सही है क्या। अब यही थीटा आपको निकालना है। तो देखिए थीटा कैसे निकलेगा, इस दूरी को यहां से मिला दीजिए और इसका नाम दे दीजिए MCN। अब इस ट्रायंगल को इधर लेके आइए, यह एंगल है थीटा, यह एंगल है M एंड दिस इज C एंड दिस इज N। सही है क्या। अब देखो तो जरा, यह दूरी है 8 सेंटीमीटर और यहां से यहां की दूरी देखो तो C से P के बीच की दूरी, C से P के बीच की दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो यह हो गई 10 सेंटीमीटर। तो देखिए तो जरा, आपको जब हम क्लासेस में 3, 4, 5 या 6, 8, 10 ये ट्रिपलेट है। तो देखिए तो 8 मिल चुका है, 10 मिल चुका है। तो इसका मतलब सॉरी यहाँ गलती हुई है। देखिए यहाँ पे वक्रता त्रिज्या किसे बोलते हैं, देखो C से P के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या है। तो यह ना त्रिज्या है C से M के बीच की दूरी, इसका मतलब यह 10 सेंटीमीटर होगा। ओके, देखिए यहाँ से यहाँ के बीच की वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो यहाँ क्या है, C से M के बीच की दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या। फिर से वही देखिए 3, 4, 5, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो यहाँ हो गया 6, 8 और 10 है। 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर। यहाँ पे मैच कीजिए, 8 और 10 है, इसका मतलब है डायरेक्ट 6 हो जाएगा। कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपको क्या चाहिए, cos थीटा। तो यहाँ से तुरंत हम निकालेंगे cos थीटा। cos थीटा इक्वल्स टू देखिए 6/10। तो क्या आपको cos थीटा मिल चुका है, r मिल चुका है। अब यहाँ पे पुट कर देंगे और जैसे ही पुट कीजिएगा तो देखिए आंसर क्या आने वाली है, f r का वैल्यू है 10-10/2 एंड cos थीटा का वैल्यू कितना है 6/10। ओके क्या, और ये हो गया आपका 5, यानी कि 10-50/6 दैट इज इक्वल्स टू 10/6 यानी कि 5/3। और 5/3 यानी कि समथिंग कर सकते हो कि 1.6 समथिंग सेंटीमीटर, यानी कि जो ऑप्शन था लास्ट वाला उसमें आंसर कितना आना चाहिए था, 1.6। और अगर आप नहीं जानते हो तो गलती में आपका आंसर कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर। तो ठीक है, अब एक और क्वेश्चन हमको हमें करनी है और इस क्वेश्चन को हम दे देते हैं आपको, उसको नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। जैसे देखिए ये क्वेश्चन आप समझ गए हो कि हमेशा क्या करना है कि f=r-r/2 cos थीटा तो लिखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा निकालना, और उसके लिए कुछ नहीं करिएगा, C से M को मिलाइएगा। और देखो चूंकि यह एक वृत्ताकार पथ दिख रही है तो यहाँ से यहाँ की दूरी त्रिज्या है, तो यहाँ से भी यहाँ की दूरी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। तो यह भी त्रिज्या, यह भी त्रिज्या, और त्रिज्या का वैल्यू दिया हुआ था 10 सेंटीमीटर, ये दूरी दी 8 सेंटीमीटर। तो या तो ट्रिपलेट से निकालोगे, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर। अब यहाँ से इसको करने का सबसे पहले हम cos थीटा निकालेंगे और जैसे ही cos थीटा निकल जाएगी इसमें पुट कर देंगे, पुट करने के बाद आपका आंसर चला आएगा। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन आपको दे देते हैं। ठीक है, आपका क्लासेस की टाइमिंग फिनिश हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लासेस में अगले न्यूमेरिकल को प्रोसीड करेंगे। तो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जैसे देखिए आप अभी तक जितना पढ़ पाए हो लाइट में, तो उसके लिए किसी स्टूडेंट का पीडीएफ है अच्छा लिखा हुआ था, तो उस पीडीएफ को हम क्या करते हैं डिस्क्रिप्शंस में डलवा देते हैं। आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप अपना नोट जो भी बना रहे हो उससे जो भी पॉइंट छूट चुकी है या आपको अगर नोट्स चाहिए तो उससे आप अपना नोट्स तैयार कर सकते हो। और इम्पोर्टेंट देखिए आपको भी ये करना चाहिए कि जहां भी सबसे पहले लेक्चर को सुन लीजिए और लेक्चर को सुनने के बाद उसी नोट्स में आपको जहां मतलब अपना पॉइंट रखना उसको रख लीजिए, क्योंकि सबसे बढ़िया अपना खुद का नोट्स है। और उस नोट्स में थोड़ा सा सुधार जो भी आपको लगती है, बट वो क्वेश्चन नोट्स अच्छा लिखा गया और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप क्या करो इसे डाउनलोड कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए।
और देखिए अब हम धीरे धीरे अच्छे पॉइंट्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जो कि हमें सबसे पहला अच्छा पॉइंट मिल चुका है कि f का फॉर्मूला r/2 ना याद रख करके f का फॉर्मूला r माइनस r/2 cos थीटा याद रखेंगे। cos थीटा निकालने के लिए क्वेश्चन तो अभी कर लिए, क्वेश्चन हम अगले क्लासेस में करेंगे, पुनः हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो ठीक है, बी हैप्पी एंड कंटिन्यू लर्निंग। ओके, थैंक यू।